हाँ, आवाज आ रही है? ठीक है। तो प्लेटिहेल्मिन्थेज खत्म हो गया था। अगला जो फाइलम है हमारा, कराना है क्या? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर जो मतलब अभी भी नहीं समझे? आपके बैच के कुल 6 बैच है आपकी फेज के, जिनमें से शुरुआती 5 बैचेस में प्लेटिहेल्मिन्थेज टॉपिक खत्म हो गया है। तो मुझे ऐसा लग जाता है कि शायद यहां भी खत्म हो गया होगा। समझ गए अब? ठीक है, प्लेटिहेल्मिन्थेज देखते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थेज, बेटा इसमें बता देना, थोड़ा जरूरी, कोई फोन आएगा तो मैं बता देना जब भी आए। प्लेटिहेल्मिन्थेज देखो, ये फाइलम है। हाँ, फीकल मैटर जो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता और एनस से जिसको बाहर निकालते हैं उसको फीकल मैटर बोलते हैं। जो लिखा जा रहा है ये आप लोगों को दिख रहा है? मैं दूसरे वाले बच्चों से पूछ रहा हूं, जो लिखा है मैंने, ये दिख रहा है? ओके। थोड़ा बड़ा, कभी संतुष्ट ना होना किसी चीज में, कभी संतुष्ट ना होना, एक न एक गलती ही निकालते रहना। देखो प्लेटिहेल्मिन्थेज, तो ये जो प्लेटिहेल्मिन्थेज होता है बेटा, मेरी बात सुनना ध्यान सभी लोग, इस फाइलम के मेंबर्स को फ्लैट वर्म बोला जाता है। फ्लैट वर्म इस वजह से बोलते हैं क्योंकि बेटा इनकी जो बॉडी होती है ये डोर्सल और वेंट्रल साइड पर फ्लैट होती है। कहने का मतलब ये है मेरे बेटा, ये है डोर्सल साइड, ये है वेंट्रल साइड, दोनों तरफ से बॉडी इनकी एकदम चपटी होती है, फ्लैट। तो नाम ही रख दिया गया फ्लैट वर्म्स। तो फ्लैट वर्म्स किस फाइलम में आते हैं? ये एंडोपैरासाइट होते हैं। अब एंडोपैरासाइट क्या होता है? देखिए, जैसे ये एक कोई एनिमल है, ये मेरे अंदर रह रहा है, मुझी से न्यूट्रिशन ले रहा है, मेरे ही अंदर रह रहा है और मुझे डिजीज भी कर रहा है, तो मैं इसको बोलूंगा ये एंडोपैरासाइट है। क्या है ये? लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग भी हैं। सम आर फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब बाहर रहते हैं फ्रीली, एकदम किसी की बॉडी के अंदर नहीं। अब देखिए यहां पर ये जो एंडोपैरासाइट है ये क्यों है? भगवान ने इनको क्या क्या ऐसा दिया है जिसकी वजह से ये आसानी से रह लेते हैं होस्ट के अंदर? तो पहली बात क्या है बेटा, इधर देखिए, इनके पास क्यूटिकल या फिर टेगुमेंट इनके पास होता है, जबकि फ्री लिविंग जो होते हैं इनमें क्यूटिकल नहीं होता क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। अब क्यूटिकल का वर्क क्या है? हमारी एलिमेंट्री कैनाल में एंजाइम्स भरे हुए हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और ये इतने खतरनाक एंजाइम है कि अगर कोई एनिमल भी आ जाए ना स्टमक इंटेस्टाइन में तो वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। अरे मछली हम खाते हैं तो डाइजेस्ट तो होती है ना, तभी तो खाते हैं ना, तो वो भी एक एनिमल ही तो है, नहीं है? इसका मतलब ऐसे एंजाइम हमारी एलिमेंट्री कैनाल में है जो किसी भी एनिमल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये जब रहते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल में फ्लैट वर्म्स, तो इनका कुछ नहीं उखाड़ पाते हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम। कारण ये है क्योंकि इनके पास क्यूटिकल का एक कवर होता है बॉडी पर, और क्यूटिकल को हमारे एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो ये आसानी से बॉडी के अंदर रहते हैं, इनके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता कोई। तो ये जो क्यूटिकल है इससे इनको मिलती है प्रोटेक्शन,
प्रोटेक्शन फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ होस्ट। तो होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से इनको बचाने के लिए इनके पास क्यूटिकल है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं भाई, इनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अब ये क्या है बेटा, ये बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे हमारे अंदर रह रहे हैं, तो फिर ये सांस कैसे लेते हैं? अंदर घुसे हुए हैं ये, तो इन्हें जरूरत ही नहीं है सांस लेने की, क्योंकि इनकी बॉडी में फूड का ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन के होता है। ऑक्सीजन का ये यूज ही नहीं करते, तो सांस लेने की जरूरत ही नहीं है। और बिना ऑक्सीजन के जब फूड टूटता है, इसे एनएरोबिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इस वजह से भी ये आसानी से किसी की बॉडी के अंदर घुस के रह लेते हैं। ये तो बेचारे बाहर रहते हैं फ्रीली, तो इनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ये तो एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, एनवायरनमेंट के टच में है, तो ऑक्सीजन यूज भी करते हैं, सांस भी लेते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। तीसरा पॉइंट ये है, इनके पास हुक्स एंड सक्कर्स होते हैं। हुक्स एंड सक्कर्स प्रेजेंट। अब ये क्या है? इनका जो यूज है ये होता है फॉर अटैचमेंट, अटैचमेंट टू द बॉडी ऑफ, टू द बॉडी ऑफ होस्ट। अरे भाई, ये अगर हमारी बॉडी में रह रहे हैं, तो इनके पास कोई ऐसी चीज हो जिससे ये हमारी बॉडी से चिपक पाए। मान लो लिवर में रह रहे हैं, तो जब लिवर से चिपकेंगे तभी तो न्यूट्रिशन ले पाएंगे, तो चिपक जाते हैं आसानी से, क्योंकि इनके पास हुक्स और सकर्स हैं। इधर आते हैं, ये तो फ्रीली रहते हैं बाहर, तो इनको हुक्स और सकर्स की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हुक्स और सकर्स जो फ्री लिविंग फ्लैट वॉर्म्स हैं, इनमें नहीं होते। तो अब क्वेश्चन ये बनेगा कि भगवान ने एंडोपैरासाइट फ्लैट वॉर्म्स को क्या ऐसा दिया है कि ये एंडोपैरासाइट हैं? तो आप बता देना, एनारोबिक रेस्पिरेशन, हुक्स और सकर्स का होना, और बॉडी पर क्यूटिकल का होना। आ गया समझ में? अब एंडोपैरासाइट के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? यही एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी हैं। तो इसके लिए आप फटा सा ये ध्यान रखना है। फा से हो गया फैसियोला, फैसियोला, और टा से हो गया टीनिया, और सा से हो गया सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा। तो ये है बेटा यहां पर फैसियोला, टीनिया एंड सिस्टोसोमा। ये तीन एग्जाम्पल, तीनों ही पैरासाइट हैं, और इनको एक एक करके हमें पढ़ना भी है इन तीनों के बारे में। फ्री लिविंग का एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है बेटा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको जो जरूरी हैं। फ्री लिविंग है ये प्लेनेरिया। तो फ्री लिविंग कहां रहता है? तो बोलेंगे फ्रेश वाटर लिविंग है, पॉन्ड वगैरह में आपको ये मिलेगा, फ्रेश वाटर लिविंग। एक बात, सब कुछ खा लेता है ये बेचारा, जो भी इसको मिलता है, भूख लगी है सब खा लेगा, ओमनीवोरस है, और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के थ्रू ये रिप्रोडक्शन भी कर लेता है। अब बाइनरी फिजन का मतलब है एक की बॉडी जो है वो दो नई बॉडी में डिवाइड हो जाए, यही बाइनरी फिजन है। अब अगर एक बॉडी ट्रांसवर्सली टू बॉडी में डिवाइड होती है तो बोलेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ये एक एनिमल है, 20 से डिवाइड हो गई इसकी बॉडी और दो एनिमल बन गए, लेकिन इसे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन बोलेंगे। और अगर ऐसे डिवाइड हुई बॉडी, एक से दो बॉडी बन जाए, तो इसे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भर भर के इसके पास रीजनरेशन की पावर होती है, रीजनरेशन ग्रेट होता है इसके पास। तो यही कुछ पॉइंट हैं, यही आपको प्लेनेरिया के लिए ध्यान रखने हैं। इस पूरा जो मैंने आपको रामायण बताई, इसमें आपको क्या क्या ट्रांजिया किसमें होता है? बोलेंगे प्लेनेरिया में, और
एंडोपैरासाइट्स में पैरासिटिक लाइफ के लिए एडेप्टिव फीचर्स क्या हैं? तो आप बता देना, हुक्स सकर्स का होना, एनारोबिक रेस्पिरेशन होना और बॉडी पर क्यूटिकल का होना। क्लियर है ये एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? तो बोलेंगे बाय जनरल बॉडी सरफेस, यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम में भी कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है जिससे इनमें रेस्पिरेशन हो, नॉर्मल बॉडी सरफेस से ये भी करते हैं। क्लियर है इतना? बोलो। ठीक है, अब इसके कुछ अदर कैरेक्टर्स हैं। अदर कैरेक्टर क्या? वही रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। क्या क्या कैरेक्टर हैं? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। हर फाइलम में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए। तो पहला कैरेक्टर है बेटा मोस्टली बाइसेक्सुअल। सारे नहीं, लेकिन ज्यादातर बाइसेक्सुअल ही होते हैं, यानी एक में ही टेस्टिज ओवरीज दोनों मिलेंगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ह्यूमन में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ह्यूमन में कैसे होता है? मेल क्या करता है, अपने कॉपुलेटरी ऑर्गन से स्पर्म को फीमेल की बॉडी में डिलीवर कर देता है और मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं। तो जब बॉडी के अंदर फ्यूजन हो गैमेट्स का, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल ही होता है। प्लस इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो लार्वा बनेंगे। और सुनो, मैनी लार्वल फॉर्म यहां होती हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है, कौन सा ऐसा फाइलम है जिनमें मैनी लार्वल फॉर्म होती हैं? अब ये क्या है? फ्रॉग जब रिप्रोडक्शन करता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने के बाद टेडपोल लार्वा बनता है एक, और उस लार्वा में मेटामॉर्फोसिस हो जाती है, एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। यहां क्या होगा? जब एक मेंबर कोई रिप्रोडक्शन करेगा तो 3-3, 4-4, 5-5 लार्वा बनते हैं, तब जाके कहीं एडल्ट बनता है। तो सेवरल या मैनी लार्वल फॉर्म कौन से फाइलम के मेंबर्स में होती हैं? आप बोलेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्या बोलेंगे? ठीक है। और जो कैरेक्टर्स हैं इसके, ये मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए अदर कैरेक्टर्स जो इसके हैं बेटा, इधर देखिए, ये देखिए, एक ये एनिमल है, सुनना ध्यान से, ये एक एनिमल है, ये देखो बेटा, ये एक एनिमल है। ये देखिए, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं और बाकी के कैरेक्टर इसके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, ये देखो बेटा, इसमें ये यहां पर हो गया माउथ, ये देखो बेटा, और ये इसमें एलिमेंट्री कैनाल हो गई, ये देखिए। और ये एलिमेंट्री कैनाल ऊपर तो ओपन है बाय माउथ, नीचे जाकर के ये क्लोज है। तो इससे पता लग गया कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल ये इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि जब सिंगल ओपनिंग हो एलिमेंट्री कैनाल में तो फिर इसे इनकम्प्लीट बोला जाता है। इट मींस प्लेटीहेल्मिन्थेस में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, बिकॉज एलिमेंट्री कैनाल में सिंगल ओपनिंग होती है। यही ओपनिंग माउथ भी है, यही एनस भी है। क्लियर है इतना? ठीक है। उसके बाद देखिए, ये देखो बेटा, यहां पर बॉडी वॉल जब आप देखोगे तो अभी मैंने बोला था कि बॉडी वॉल पर सबसे बाहर की तरफ आपको क्यूटिकल मिलेगी। ये क्यूटिकल हो गई। अच्छा, क्यूटिकल के नीचे आपको मिलेगी एपिडर्मिस, और आपको पता है एपिडर्मिस में सीलिया हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये क्या बात बोली मैंने? जो पैरासाइट हैं वो किसी ना किसी दूसरे के अंदर घुस के रह रहे हैं, तो उनको लोकोमोशन करने की क्या जरूरत है? वो तो अंदर घुस के रह रहे हैं किसी में। लेकिन जो फ्री लिविंग है, बाहर रह रहे हैं, उनको तो लोकोमोशन करना है। अबे जो बाहर रह रहा है वो चले फिरेगा कि नहीं चले फिरेगा? तो जो फ्री लिविंग है, इनकी एपिडर्मिस में सीलिया होते हैं लोकोमोशन के लिए, और जो पैरासाइट्स हैं इनकी एपिडर्मिस में सीलिया नहीं होते, क्योंकि इनको लोकोमोशन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तो किसी दूसरे के अंदर घुस के रह रहे हैं। आया समझ में? एपिडर्मिस के नीचे जब आप देखोगे
तो आपको मसल की लेयर मिलेगी। ये देखिए, मस्कुलर लेयर। और मसल्स तीन तरह की होती हैं इसमें, लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर और ऑब्लिक मसल। तीन तरह की, लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर और ऑब्लिक मसल्स, तीन तरह के मसल्स होती हैं मस्कुलर लेयर में। इन तीनों को मिला के कह देंगे ये इनकी बॉडी वॉल हुई। अरे भाई, जैसे हमारी बॉडी वॉल में स्किन है, स्किन में क्या क्या है? ऊपर एपिडर्मिस, इसके नीचे डर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, उसके नीचे स्केलेटन मसल। ऐसे इनकी बॉडी वॉल में सबसे बाहर क्यूटिकल, उसके नीचे एपिडर्मिस, उसके नीचे मसल्स। मसल तीन तरह की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, ऑब्लिक। कौन कौन सी? ऑब्लिक। ठीक है बेटा। अब उसके बाद देखिए, ये इसमें एक रिंग प्रेजेंट है, सुनना ध्यान से। इसको मैंने कह दिया ये है नर्व रिंग। अरे भाई, जैसे हमारे पास ब्रेन है गोल गोल, ऐसे इसमें न्यूरॉन्स की बनी एक रिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ ब्रेन। जैसे ब्रेन हमारे पास है, ऐसे इसके पास नर्व रिंग है। अब जैसे ब्रेन से नीचे स्पाइनल कॉर्ड निकलता है हमारी बॉडी में, ऐसे इनमें क्या है, ये देखिए नर्व कॉर्ड निकला हुआ है। तो इन्हें बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल, क्योंकि नर्व कॉर्ड गोल नहीं है, लंबे हैं। लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड। ये देखिए, ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड। तो जैसे ब्रेन है, जैसे ब्रेन है, इधर देखो, जैसे ब्रेन है वैसे नर्व रिंग है, और जैसे स्पाइनल कॉर्ड है वैसे इसके पास नर्व कॉर्ड है। अब देखो, नर्व कॉर्ड आपस में, ये देखिए, कुछ लाइन से जुड़े रहते हैं। ये नर्व कॉर्ड आपस में अटैच भी रहते हैं ऐसे। तो ऐसा लगता है जैसे सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी। इस वजह से ये जो, ये देखिए, नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड, इन्हीं दोनों को मिला के बोलते हैं बेटा नर्वस सिस्टम। अरे भाई, जैसे हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ऐसे इसमें नर्व कॉर्ड और नर्व रिंग मिलकर नर्वस सिस्टम बनाएंगे। लेकिन नर्वस सिस्टम इनका लैडर टाइप होता है। लैडर टाइप का मतलब सीढ़ी की तरह दिखाई पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है कि लैडर टाइप नर्वस सिस्टम कौन से फाइलम में होता है, तो बोलेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेज। क्या बोलेंगे? क्योंकि आपको दिख ही रहा है, सीढ़ी की तरह ही तो लग रहा है ये। ठीक है। बॉडी में कुछ सेल्स फैली रहती हैं, ये देखिए, पूरी बॉडी में जगह जगह पर सेल फैली हुई हैं। ये देखो बेटा, इन सेल को बोलते हैं फ्लेम सेल। ये देखिए, या फिर इन सेल को बोल सकते हैं सोलेनोसाइट सेल, और या फिर इनको कह सकते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। कुछ भी बोलो, प्रोटोनेफ्रीडिया कहो या फ्लेम सेल कहो या सोलेनोसाइट सेल कहो। ये देखिए, ये लगी हुई हैं। फ्लेम क्यों कहा गया? इन सेल का काम है पूरी बॉडी में जहां जहां एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेना और बॉडी से बाहर निकालते रहना। इसका मतलब इनका एक काम है एक्सक्रीशन। क्या काम है बेटा इनका? और दूसरा इनका काम है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? बॉडी में पानी ज्यादा हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा पानी बाहर निकाल दो, पानी कम हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा पानी रिटेन कर लो, सॉल्ट ज्यादा हो जाए तुरंत बाहर निकाल दो, कम हो जाए तो रिटेन कर लो। यही ऑस्मो रेगुलेशन है। ये काम भी फ्लेम सेल करती हैं। कौन करता है? कौन करता है? फ्लेम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन सेल में भी सीलिया होते हैं, और वो सीलिया हिलते हैं जब, तो फोर्स जनरेट होता है जिससे एक्सक्रीटरी वेस्ट को ये सेल एब्जॉर्ब कर लेती हैं और बाहर निकाल देती हैं। लेकिन जब सीलिया हिलते हैं तो ऐसा लगता है आग की लपटें निकल रही हैं। उसी वजह से इसका नाम रख दिया जाता है फ्लेम सेल। क्या नाम रख दिया जाता है? तो फ्लेम सेल एक्सक्रीशन के लिए है इनके पास। अब एक बार सारे कैरेक्टर फिर से पढ़ रहा हूं, देखिए जरा। इस फाइलम के मेंबर्स की बॉडी आगे पीछे फ्लैट होती है, इस वजह से कॉमन नेम क्या होता है? बोलो। ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं? थोड़े क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट में एरोबिक क्या एनारोबिक, और फ्री लिविंग में बाई
बॉडी सरफेस। इनके पास हुक्स और सकर्स होते हैं, इनका यूज क्या है? इंजेक्शन की अटैचमेंट। इनके पास क्यूटिकल है जो इन्हें प्रोटेक्शन देता है, किससे? डाइजेस्टिव एंजाइम से। एग्जाम्पल एंडोपैरासाइट के फटासा। फा का मतलब क्या है? टा का मतलब क्या है? सा का मतलब क्या है? फ्री लिविंग में एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। मेराइनस है कि फ्रेश वाटर, सब कुछ खा लेता है, बाइनरी फिजन ट्रांसवर्स होता है, रीजनरेशन होता है। इस फाइलम के ज्यादातर मेंबर, लेकिन सारे नहीं, कैसे होते हैं? फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर के बाहर, डेवलपमेंट डायरेक्ट की इनडायरेक्ट। नर्वस सिस्टम किस टाइप का होता है? एक्सक्रीशन के लिए क्या है? एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट की इनकम्प्लीट। बॉडी में सबसे बाहर क्या मिलेगी? इसके नीचे क्या मिलेगी? इसके नीचे क्या मिलेगी? मस्कुलर लेयर में 3 तरह की मसल, कौन कौन सी? लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर, ऑब्लिक। क्लियर है ये? कर लो, खींच भी सकते हो। फ्लेम सेल में भी सीलिया होते हैं। किसका है? मिस कॉल मार रहा है क्या कोई? नोट करो फटाफट, 1 मिनट में आया बस। भैया ये पॉइंट लिखने थे, मॉड्यूल में है नहीं है, तो इधर उधर दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, एडेप्टिव फीचर्स बताओ पैरासिटिक लाइफ के लिए। हाँ, फोटो खींच लिया ना, गुड। ये लो भाई, अब हम सबसे पहले फैसियोला के बारे में जानेंगे। फैसियोला हिपैटिका, और इसका कॉमन नेम होता है बेटा लिवर फ्लूक। देखो, वैसे तो लार्वा के बारे में नहीं पढ़ना है हम लोगों को, लेकिन इस फाइलम में बेटा लार्वा के बारे में पढ़ना है, सिर्फ इसी फाइलम के, प्लेटीहेल्मिन्थीज के। देखिए, ये जो लिवर फ्लूक होता है बेटा, ये डायजेनेटिक होता है। डायजेनेटिक पैरासाइट, बात नहीं, सामने देखो। डायजेनेटिक का मतलब है जिसकी लाइफ 2 होस्ट में कंप्लीट हो। जैसे प्लाज्मोडियम हमारे अंदर आता है,
मलेरिया करता है और फीमेल एनाफ्रीज में चला जाता है, कुछ दिन उसके अंदर रहता है, फिर हमारे अंदर आ जाता है। 2 जगह रह रहा है तो डाइजेनेटिक हुआ प्लाज्मोडियम। तीनों जो पढ़ोगे अभी आप यहां पर, टीनिया, सिस्टोसोमा, फेसियोला, तीनों ही डाइजेनेटिक हैं। सामने देखो यार भाई, तीनों ही डाइजेनेटिक पैरासाइट हैं। तीनों ही कैसे हैं? यानी तीनों की लाइफ एक होस्ट में होगी कि 2 होस्ट में? अब 2 होस्ट में प्राइमरी किसे बोलेंगे, सेकेंडरी किसे बोलेंगे? जिस होस्ट में ज्यादा टाइम तक पैरासाइट रहे, जिस होस्ट से पैरासाइट न्यूट्रिशन ले, जिस होस्ट में पैरासाइट डिजीज कॉज करे, और जिस होस्ट में पैरासाइट रिप्रोडक्शन करे, उसे प्राइमरी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? जो दूसरा वाला है वो सेकेंडरी हो गया। तो फिलहाल इधर यहां आते हैं, फैसियोला हिपैटिका का जो प्राइमरी होस्ट होता है, प्राइमरी होस्ट ये होता है बाइल डक्ट या फिर लिवर ऑफ शीप या फिर गोट। यानी शीप या गोट के लिवर में या बाइल डक्ट में ये रहता है। सेकेंडरी होस्ट पर आते हैं, ये कौन है? तो इसका जो सेकेंडरी होस्ट है बेटा, ये होता है स्नेल, और स्नेल का साइंटिफिक नेम होता है प्लेनोर्बिस या फिर लिम्निया। तो प्लेनोर्बिस या फिर लिम्निया एक ही बात है, चाहे स्नेल बोलो। मेरी बात सुनना ध्यान से। ये जो स्नेल है ये पॉन्ड में होता है, तालाब में, और जो बकरी भेड़ होती हैं ये भी तालाब के आसपास ही चरती रहती हैं, इसी वजह से इनमें लिंक होता है दोनों में, ठीक है। और शीप के लिवर में रहता है फैसियोला। शीप के कहां रहता है? कहां? ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए मान लो मैं शीप हूं और मेरे ये लिवर में फैसियोला घुसा हुआ है। अब फैसियोला क्या कर रहा है? लिवर सेल को खा रहा है, बाइल जूस को खा रहा है। तो धीरे धीरे मेरा जो लिवर है, मैं अपने आप को शीप मान रहा हूं, लिवर खराब होने लगेगा। तो शीप या गोट में जो डिजीज होगा इसे बोलेंगे लिवर रॉट। रॉट का मतलब है लिवर का सड़ जाना, और या फिर सिरोसिस। सिरोसिस का मतलब लिवर का ड्राई हो जाना, सूख जाना। और जब लिवर ही सड़ जाएगा तो शीप की डेथ हो जाती है। आया समझ में? बोलो। अब देखिए लार्वल फॉर्म, कौन कौन से लार्वा बनेंगे, सुनना बड़े ध्यान से। लार्वल फॉर्म्स देखो, फैसियोला, मैं शीप हूं, मेरे लिवर में रह रहा है, बाइल जूस खा रहा है, लिवर सेल को खा रहा है। इस दुनिया में कोई भी एनिमल जो आया है सिर्फ 2 उद्देश्य के लिए आया है, एक खाना और दूसरा रिप्रोडक्शन करना, बस। बाकी सब दिखावा है। अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, ये सब दिखावा है। मकसद 2 ही है इस दुनिया में आने के, खाना, क्योंकि बिना खाए हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, और खाना खाने के बाद रिप्रोडक्शन करना, क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, लोग खत्म हो जाएंगे। तो पॉपुलेशन भी तो मेंटेन रखना है ना। वो तो हमने बना दिया है, हम सिविलाइज्ड हो गए, तो हमने बना दिया कि जीन्स पहननी है, टी शर्ट पहनना है, बाल ऊपर करने, ये करना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू गॉड सिर्फ 2 एम है, आप अपने आप को जिंदा रखें अच्छा खा करके, और रिप्रोडक्शन करें अपनी जनरेशन को मेंटेन रखने के लिए। नहीं आया समझ में? ये चीज इस पर अच्छी तरह से अप्लाई होती है। खाना मिल गया इसको, अब ये रिप्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा? और रिप्रोडक्शन करने के बाद वही सिस्टम है, गैमेट्स फ्यूज हुए, जाइगोट बना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ, लार्वा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जो लार्वा बनता है इसका नाम होता है मिराचीडियम लार्वा। क्या नाम होता है इसका? शीप के लिवर में ही तो बनेगा मिराचीडियम लार्वा। लिवर से शीप की इंटेस्टाइन में आएगा ये लार्वा,
और ध्यान रखना, शीप तालाब के किनारे जो घास है वो चर रही है, ठीक है ना? चरती रहेगी तो फीकल वेस्ट भी निकालेगी। कोई खाता है तो समय समय पर निकालना भी तो पड़ता है। तो शीप घास खा रही है, लिवर में रह रहा है कौन? फेसियोला। वो लिवर की सेल को खा रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, मिराचीडियम लार्वा बना रहा है। अब शीप से जैसे ही फीकल वेस्ट निकलेंगे तालाब के किनारे कहीं, उसी फीकल वेस्ट के साथ लार्वा भी बाहर आ जाएगा। बाहर कहां? एनवायरमेंट में, तालाब के किनारे, ठीक है ना? उसी टाइम हवा चल गई तो जो मिराचीडियम लार्वा है वो तालाब के किनारे से निकल के पानी में चला जाएगा, और पानी में स्नेल बैठा होगा। कौन बैठा होगा? स्नेल जब पानी पिएगा तो पानी के साथ ही मिराचीडियम लार्वा स्नेल में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मिराचीडियम लार्वा है ये है इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर सेकेंड गोट। कौन बोला? महिषासुर हो गया एकदम। इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर प्राइमरी होस्ट के सेकेंडरी होस्ट है। अब मिराचीडियम स्नेल के अंदर रह रहा है, ग्रो करेगा और एक दूसरे लार्वा में बदल जाएगा जिसका नाम होगा स्पोरोसिस्ट। क्या नाम होगा? और ग्रो करेगा, बदल जाएगा रेडिया लार्वा में। किसमें? और ग्रो करेगा, बदल जाएगा सरकारिया लार्वा में। किसमें? और ग्रो करेगा, बदल जाएगा मेटा सरकारिया लार्वा में। किसमें बदल जाएगा? ये लार्वल सीक्वेंस पूछा जाता है, एक सीक्वेंस है, तो यही ध्यान रखना है। मिराचीडियम, स्पोरोसिस, रेडिया सरकारिया, मेटा सरकारिया। मेटा सरकारिया लार्वा स्नेल से निकल के पानी में दोबारा आ जाएगा। तालाब के किनारे शीप या गोट जो घास खा रही थी, अब उनको पानी प्यास लगेगी तो वो पानी पीने आएंगी, और तालाब के पानी में घूम रहा है कौन? पानी के साथ ये शीप में वापस चला जाएगा। तो जो मेटा सरकारिया लार्वा है ये है इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर प्राइमरी होस्ट। ये प्राइमरी होस्ट के लिए इन्फेक्टिव फॉर्म हो गई। क्लियर है इतना? इतना भी याद ना हो तो जो पहला लार्वा बने वो दूसरे के लिए इन्फेक्टिव, जो लास्ट वाला बने वो पहले वाले होस्ट के लिए इन्फेक्टिव। क्लियर है ये? बोलो। अब इसका एक छोटा सा डायग्राम है, ये देखिए। ये फेसियोला है, ये देखो बेटा यहां पर, ये फेसियोला है, इसमें ये माउथ प्रेजेंट है और माउथ के चारों तरफ एक सकर है, एक ये सकर प्रेजेंट है, और ये देखो यहां पर ये है एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी पोर है ये, एनस नहीं है ये कि आप कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कह दो कहीं। ये एनस नहीं है, एक्सक्रीटरी पोर है। और एक्सक्रीटरी पोर का मतलब क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग नहीं, यह है ओपनिंग ऑफ फ्लेम सेल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के फॉर्म में फ्लेम सेल्स थी कि नहीं थी बेटा? उनकी ओपनिंग है ये, एनस नहीं है, ये ध्यान रखना। सकर बेटा देखो दो हैं, ये जो सकर है इससे बोलेंगे ओरल सकर क्योंकि माउथ के आसपास है, और ओरल सकर के नीचे जो है बेटा इसे कहेंगे वेंट्रल सकर। क्या बोलेंगे बेटा इसे? क्या बोलेंगे इसे? तो फेसियोला में सकर्स दो तरह के होते हैं, ओरल और वेंट्रल। ओरल और हुक्स इनके पास होते ही नहीं हैं, हुक्स इनके पास नहीं होते। ये खूब पूछा जाता है। मैंने बोला था कि पैरासाइट में हुक्स और सकर्स होते हैं, लेकिन फेसियोला में हुक्स नहीं होते, सिर्फ सकर्स होते हैं। और यहां सकर्स के दो काम हैं, एक नहीं दो काम। कौन कौन से? ये जो ओरल सकर है इसका काम है इंजेशन, माउथ के आसपास है तो इसका यूज फूड को इंजेस्ट करने में होगा। और ये जो वेंट्रल सकर है इसका जो काम है बेटा ये है फॉर अटैचमेंट, अटैच होने के लिए। अरे भाई होस्ट की बॉडी से चिपकने के लिए ये वेंट्रल सकर का यूज करता है।
और खाने के लिए ओरल सकर का यूज करता है। तो फैसियोला में हुक्स होते हैं कि सकर्स होते हैं कि दोनों होते हैं? और सकर्स कितने टाइप के होते हैं? खाने पीने में किसका यूज होगा? चिपकने में किसका यूज होगा? क्लियर है ये? अब इसी से मिलता जुलता एक दूसरा एनिमल है और ये है आपका सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा, और देखो सिस्टोसोमा को बोलते हैं ब्लड फ्लूक, यानी ब्लड से इसका रिलेशन है। देखो अभी मैंने आपसे बोला था कि ये सब डायजेनेटिक हैं, ये भी डायजेनेटिक पैरासाइट है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये भी दो होस्ट में रहेगा। कितने होस्ट में रहेगा ये? इसका जो प्राइमरी होस्ट है ये हम हैं, लेकिन हमारी बॉडी में ये कहां होता है? वेन्स ऑफ, वेन्स में ब्लड होता है, वेन्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की जो वेन्स होती हैं, सुनना, एंड इंटेस्टाइन, हमारी इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर में जो वेन्स होती हैं, इन्हीं के अंदर ये रहता है। ब्लड खाता है, तो जो डिजीज होगा हमें, ब्लड ये खा ले रहा है, ब्लड की कमी हो जाएगी तो हमें एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इसी का एनीमिया का दूसरा नाम सिस्टोसोमिएसिस भी होता है, या इसी का एक और नाम भी लिखते हैं, इसे बेटा बिल्हार्जिएसिस भी बोला जाता है। इसी को बिल्हार्जिएसिस भी कहते हैं। अरे भाई, बिल्हार्ज साइंटिस्ट का नाम है, इन्हीं ने इसको डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम से डिजीज का नाम रख दिया बिल्हार्जिएसिस। क्या नाम रख दिया? तो सिस्टोसोमा हमारी बॉडी में रह के ब्लड खाता है, ब्लड कम हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, इसी को आप सिस्टोसोमिएसिस या बिल्हार्जिएसिस कह दो। और इसका जो सेकेंडरी होस्ट है, इसका जो सेकेंडरी होस्ट है ये वही स्नेल, और स्नेल को लिम्निया कह दीजिए या फिर प्लेनोर्बिस कह दीजिए। तो प्लेनोर्बिस और या फिर लिम्निया एक ही बात है, या स्नेल। अब ह्यूमन और स्नेल में क्या रिलेशन है, कैसे ये दोनों में आता जाता है? देखो जरा सुनना यहां पर। अब देखो बेटा, यहां पर इसकी लाइफ साइकिल में क्या है, देखो इधर। तो आपको ध्यान रखना है, एम से मेराचीडियम लार्वा, मेराचीडियम लार्वा, और उसके बाद एस से स्पोरोसिस्ट लार्वा। सुनना जरा एक बार इधर देखो। और उसके बाद सी से सरकारिया लार्वा, सरकारिया लार्वा। देखो बेटा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सिस्टोसोमा कहां रहता है? किधर रहता है? अपने अंदर है ना? ब्लड खा रहा है ना? बोलो। ब्लड खाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन करके ये जो लार्वा बनाता है, इसका नाम होता है मिराचीडियम। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? ठीक है। अब मिराचीडियम लार्वा, हम जब अपने फीकल वेस्ट निकालते हैं तो हमारे फीकल वेस्ट के साथ बाहर चला जाता है। कहां चला जाएगा? मिराचीडियम लार्वा बाहर चला गया, एयर के थ्रू कैसे भी करके पॉन्ड में पहुंच जाता है ये लार्वा, और पॉन्ड में स्नेल होते हैं, तो वाटर के साथ मिराचीडियम लार्वा ही स्नेल में एंटर कर जाता है। तो ये हुई इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर सेकेंडरी होस्ट, यानी स्नेल के लिए इन्फेक्टिव फॉर्म। स्नेल में मिराचीडियम लार्वा स्पोरोसिस्ट में बदल जाएगा, स्पोरोसिस्ट रेडिया में नहीं, सरकारिया में बदल जाएगा, और सरकारिया जो है ये स्नेल से निकल के पॉन्ड के वाटर में फिर आ जाएगा। अब गांव वगैरह में जो लड़के बच्चे होते हैं, ये पॉन्ड में नहाने जाते हैं, नहाने जाएंगे और वाटर के साथ सरकारिया लार्वा जो है ये ह्यूमन में वापस आ जाएगा। तो आप बोलोगे जो सरकारिया है ये है इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर प्राइमरी होस्ट, यानी जो लास्ट में लार्वा आए ये प्राइमरी होस्ट के लिए इन्फेक्टिव हो गया। दो जो लार्वा बच रहे हैं, रेडिया
एंड मेटासरकारिया, ये इसकी लाइफ में नहीं होते। रेडिया एंड मेटासरकारिया ये इसमें एब्सेंट होते हैं। खूब क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे भर भर के। तो एमएससी ध्यान रखो, सीक्वेंस अगर ध्यान रखना है, मिराचिडियम, स्पोरोसिस, सरकारिया। क्या बोला? ये ध्यान रखो। अब इसमें सरकारिया के पहले रेडिया लगा दो और सरकारिया के बाद मेटासरकारिया लगा दो, तो ये लार्वल फॉर्म बन जाएगी फेसियोला की। किसकी है? और जो पहला आए, पहला, वो सेकेंडरी के लिए इन्फेक्टिव, जो लास्ट वाला लार्वा हो वो प्राइमरी होस्ट के लिए इन्फेक्टिव। आगे बात समझ में? बोलो। अब देखो एक बात और है बेटा इसमें, ये जो सिस्टोसोमा है ना, ये देखिए, ये सिस्टोसोमा ही यूनिसेक्सुअल होता है। कैसा होता है बेटा ये? और इसके पास सेक्सुअल डायामॉर्फिज्म भी होती है। सुनना मेरी बात ध्यान से जरा, कई लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है? देखो, इस फाइलम के मोस्टली मेंबर बाइसेक्सुअल हैं, ये सब बाइसेक्सुअल हैं, लेकिन यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। सिस्टोसोमा यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग होंगे कि एक ही में होंगे हैं? और इसके पास सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है। इसका मतलब यह है कि जब बाहर से देख के आप पहचान लो कि ये मेल है, ये फीमेल है, तो आप बोलोगे वहां सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। ह्यूमन में जैसे होता है, बाहर से देख के आप पता कर सकते हो ना कि ये लड़का है, ये लड़की है। नहीं पता कर सकते? कर सकते हैं ना? आज भले ना कर पाओ, क्योंकि आजकल क्या, लड़का लड़की बना जा रहा है, लड़की लड़का बना जा रहा है। लड़का समझ ही नहीं आता कि ये लड़का है, लंबे बाल रखाए हुए, हेयर बैंड पहने हुए, बाला पहने हुए, कैप्री पहन के चल रहा है, तो कैसे पता चलेगा ये लड़का है कि लड़की है? लेकिन पहले हम बाहर से देख के पता कर सकते थे मेल कौन है, फीमेल कौन है। तो ह्यूमन ऐसे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, ऐसे इसके पास भी होती है। आप बता सकते हो कि ये मेल सिस्टोसोमा है, ये फीमेल सिस्टोसोमा है, बाहर से देख के। आई बात समझ में? बोल। अब देखो, जैसे ये देखिए, ये एक मेल सिस्टोसोमा है, ये ज्यादा लॉन्ग होता है, लॉन्गर। तो आप लेंथ से पता कर सकते हो, जिसकी लेंथ ज्यादा होगा वो मेल होगा, जिसकी लेंथ कम होगी वो फीमेल होगा। आई बात समझ में? मेल में ये देखिए एक कैनाल है, ये देखिए, इस कैनाल का नाम है गाइनेको फोरल कैनाल। सुनना, अभी बता रहा हूं ये है क्या। और ये इसकी बॉडी में वेंट्रल साइड पर होती है, तो इसे बोलेंगे वेंट्रल गाइनेकोफोरल कैनाल। क्या बोलेंगे इसे? वेंट्रल गाइनेकोफोरल कैनाल। और देखो इधर, इसी कैनाल से ये देखिए फीमेल की बॉडी अटैच रहती है। ये देखो, मैंने फीमेल को इससे अटैच कर दिया। ये देखिए, ये है यहां पर फीमेल सिस्टोसोमा। कौन है बेटा ये? और ये है शॉर्टर, इसकी जो बॉडी लेंथ है मेल के कंपैरिजन में कम होती है। आपको बता दूं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल के पास होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल के पास होंगे, इस वजह से यूनिसेक्सुअल है। लेकिन फिर भी इन दोनों की बॉडी एक दूसरे से जुड़ी रहती है, ये एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। इस वजह से मैंने जोड़ के दिखाया है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कैसे जुड़ते हैं, तो आप बोलोगे मेल में वेंट्रल साइड पर एक कैनाल होती है, गाइनेकोफोरल कैनाल, उसी कैनाल से फीमेल की बॉडी अटैच रहती है। आगे बात समझ में? बोलो। बताओ फटाफट लार्वा। एमएससी ध्यान रखना है। एम से क्या होता है? एस से, सी से प्राइमरी के लिए इन्फेक्टिव, सेकेंडरी के लिए इन्फेक्टिव, सब यही है। सेकेंडरी के लिए इन्फेक्टिव कौन है? प्राइमरी के लिए अगर सरकारिया से पहले रेडिया जोड़ दो, सरकारिया के बाद मेटासरकारिया, तो लार्वल फॉर्म किसकी बन जाएगी? फेसियोला में हुक्स होते हैं कि सकर्स होते हैं? और सकर्स का काम एक ही है कि दो हैं? इंजेक्शन में किसका यूज होता है?
और अटैचमेंट में किसका यूज होता है? क्लियर है ये? खींचो। क्या हुआ? हैं? अच्छा, तो मैं ऊपर चढ़ के लिखा करूं वहां बैठ के? हैं? मैं सोच रहा हूं कल से एक वहां चेयर लगवा लूं, तो वहां बैठ के ऐसे करके लिखा करूं। गाइनेकोफोरल कैनाल लिखा है, लेफ्ट लेने की जरूरत नहीं है। गाइनेकोफोरल कैनाल, वेंट्रल गाइनेकोफोरल कैनाल। ये लो। सिस्टोसोमा में भी सकर्स होते हैं, हुक्स नहीं होते। हो गया भैया? अरे यार, बहुत खुश हो भाई। बाहर से आए हो, खुश होके आए हो? हाँ? जिसके अंदर ज्यादा टाइम तक पैरासाइट रहे, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन करे और जिसमें डिजीज कॉज करे, वो प्राइमरी होस्ट होता है, और दूसरा वाला सेकेंडरी होस्ट। देखो भैया, अगला है यहां पर टीनिया सोलियम, और कॉमन नेम है पॉर्क टेपवर्म। देखिए, टीनिया सोलियम या पॉर्क टेपवर्म टीनोफोरा में फूड कैप्चरिंग के लिए कौन सी सेल नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? और कौन सी होती है? टीनोफोरा फाइलम के मेंबर पॉलीफॉर्म में रहते हैं कि मेड्यूसा फॉर्म? जब मैं पूछ रहा हूं तो कई लोग नीचे कर लेते हैं आंख, ऐसे जैसे ऐसा तो सामने देख रहा है, और जब मैं पूछता हूं तो वो ऐसे कर लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, जब वो ऐसे कर लेगा तो मैं नीचे जाके ऐसे पूछूंगा। ये जो आंखें हैं ना, बहुत आंखों से ही सब कुछ समझ आ जाता है। और वो इंसान ही क्या जो आंखों से ना समझ पाए, जिसको समझने के लिए बातों का यूज करना पड़े।
आप पूरे शरीर में हर एक चीज को बदल सकते हो, कैमोफ्लेज कर सकते हो, आंखों में नहीं कर सकते, कितना भी जोर लगा लो। अगर आप डर रहे हो या आप में आत्मविश्वास की कमी है या आपको नहीं आता है जो पूछा जा रहा है, तो आप आंखों से आंखें मिला नहीं सकते, नीचे जरूर जाएंगी आंखें। तो जिसने आंखें नीचे कर ली, 3 कारण हो सकते हैं मुख्यतः। पहला कारण आत्मविश्वास की कमी, और आत्मविश्वास की कमी तब होती है जब कुछ औते नहीं है, एकदम से खोखला है। और दूसरा ये कारण, डर रहा है वो, ये तो हो ही नहीं सकता तुम्हारे साथ, ये तो गलती हो गया ऑप्शन। और तीसरा ये है लज्जा आ जाए, हया, तो वो भी तुम्हारे अंदर नहीं है, शर्माते कहां हो तुम। तो एक ही कारण फिर हो सकता है मात्र, आता ही नहीं है इस वजह से आंख नीचे कर लेते हो। अगर सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, आंख पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, अगर वो अपनी आंख नीचे कर ले, यानी लज्जा में है या आत्मविश्वास की कमी है या डर रहा है। और अगर आंख ऊपर कर ले, कहां कर ले, तो ऊपर करने का मतलब यह है कि वो आपको दे रहा है, मतलब मतलब एक होता है ना, भगवान भला करेगा, तो जब ऐसे बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, भगवान भला करेगा। तो अगर पलकें ऊपर हैं, यानी वो आपको आशीर्वाद दे रहा है एक तरह से। क्या बोल रहे, तरीका बता रहा हूं। और अगर आंख पहले नीचे करे फिर ऊपर कर ले, तो समझ जाओ बगावत पर उतर आया है। जैसे आपसे कोई छोटा आदमी है, जब भी आपके सामने से निकलेगा वो नीचे आंख करके जाएगा ऐसे, लेकिन अगर किसी दिन वो ऊपर आंख करके जा रहा है, तो समझ जाओ खतरा है, दूर हो जाओ उससे, वो बगावत के पूरे मूड में है, कभी भी आपको पटक सकता है उठा के वो, नीचे से अगर ऊपर हो जाए। और अगर आंख ऊपर से नीचे हो जाए, तो समझ जाओ अदा दिखा रहा है। अदा मतलब स्टाइल, यानी एक बार ऐसे देखा तो समझ जाओ स्टाइल मार रहा है, कुछ है, कुछ कहना चाह रहा है इसको नोट्स बना लेते, इसके नोट्स बना लेते इसी के। और जब भी कोई तुम्हारे सामने से निकले, तुरंत नोट खोलो, अच्छा आंख ऐसी, क्या लिखा है यहां पर तो आंख से पढ़ के बहुत सारी चीज बताई जा सकती है, आंखों का बड़ा खेल होता है। और आजकल जो बड़ी बड़ी नौकरियों में जो इंटरव्यू होता है, उसमें सामने वाला जो बंदा होगा वो आपकी आंखें ही नोटिस कर रहा होता है। आप अगर आंख में आंख मिलाकर बात कर रहे हो, तो भले आपको चीजें नहीं आती हैं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है कि जो जॉब आपको दी जा रही है उसको आप कर ले जाओगे, क्योंकि इंसान सीख तो कभी भी सकता है, नहीं आता तो सीख लेगा। लेकिन अगर आप आंख ही नहीं मिला पा रहे हो, तो इसका मतलब आप में आत्मविश्वास है ही नहीं, कॉन्फिडेंस है ही नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे। तो वहीं से बस रिजेक्ट कर दिया जाता है माल, जो भी है। आंख से आंख मिलाने के लिए मैंने बोला है, आंख से आंख दिखाने के लिए नहीं कि आंख दिखा रहे हो उसको ऐसे करके, तब तो वैसे ही लात मार के भगा देगा। आंख से आंख मिलाना है, उसको दिखाना नहीं है सामने वाले को, ठीक है ना। तो आंख हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आप डेली सुबह शाम अभ्यास करें आंख से आंख मिलाने का। अब अब वो आप देख लो कि ये आप कैसे अभ्यास कर सकते हो। आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ और आंख से आंख मिलाओ, इसमें आपको डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि जो सामने खड़ा है वो कौन है, कौन है, खुद ही तो हो। तो अपने आप को ही आंख दिखाओ ऐसे खड़े होकर के, तभी तो सामने वाले जो देखेंगे कहेंगे बेवकूफ है एक नंबर का चलो अब इधर देखो, आज का ज्ञान यहीं समाप्त होता है। आगे आते हैं टीनिया सोलियम या फिर पॉर्क टेपवर्म में।
ठीक है भाई। देखो, टीनिया सोलियम या पॉर्क टेपवर्म, तो इसका पहले स्ट्रक्चर दिखाता हूं एक। देखिए, ये देखो बेटा, ये टीनिया सोलियम है बेटा। फेसियोला ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो एनसीईआरटी में डायग्राम उसका दिया हुआ है, लेकिन ये भी जरूरी है थोड़ा सा। ये देखो, अब देखो इसमें क्या क्या है, सुनो मेरी बात बेटा। ये है यहां पर रोस्टेलम, और रोस्टेलम के अंदर ये है हुक्स। हुक्स यहां होते क्या है, तो बोलेंगे हुक्स जो हैं ये टीथ लाइक होते हैं और 22 से 32 होते हैं। जिस एरिया में हुक्स लगे रहते हैं उस एरिया का नाम रोस्टेलम है। क्या नाम है? इंटरेस्टिंग बात, इनके पास एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल या माउथ ये कुछ होता ही नहीं है। ना कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ना इनकंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं होता इनके पास। तो ये माउथ ना कह देना कभी भी, ऊपर जो लगा हुआ है माउथ नहीं है ही नहीं इसके पास माउथ। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ एब्सेंट। और दूसरा इसके पास हुक्स और सकर्स, हुक्स एंड सकर्स दोनों ही होते हैं इसके पास। फेसियोला में हुक्स नहीं थे, इसके पास होते हैं। और दोनों का यूज ये सिर्फ एक ही काम के लिए करता है, ओनली फॉर अटैचमेंट, यानी होस्ट से चिपकने के लिए हुक्स का भी यूज करेगा और सकर्स का भी यूज करेगा। एक ही काम है दोनों का। तो ये जो आप देख रहे हो यहां पर, ये जो यहां पर देख रहे हो ये सकर्स हैं। एक ये सकर है, एक ये सकर है, एक ये सकर है। सकर टोटल 4 होते हैं, एक इसके पीछे है। और हुक्स और सकर्स दोनों का यूज सिर्फ अटैचमेंट में है। तो खाएगा कहां से ये, क्योंकि माउथ आउथ तो कुछ है ही नहीं। ये अपनी बॉडी सरफेस से ही फूड एब्जॉर्ब कर लेता है। ये फूड रखा है, ये इसकी बॉडी सरफेस इससे ऐसे चिपकेगी, अटैच होगी और बॉडी सरफेस से ही फूड एब्जॉर्ब कर लेगा ये। तो क्या करता है ये, कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन डायरेक्टली बाय बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस फ्रॉम होस्ट। यानी होस्ट से ये न्यूट्रिशन अपनी बॉडी सरफेस से ही एब्जॉर्ब कर लेता है। और आपको पता है जब एलिमेंट्री कैनाल नहीं है तो फूड डाइजेस्ट कैसे करता होगा ये, उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये होस्ट से उन्हीं चीजों को खाता है जो डाइजेस्ट हो चुकी होती हैं। यानी हमारे अंदर ये रहेगा ना, तो जो डाइजेस्ट हो चुका है फूड उसको खाता है ये। तो एलिमेंट्री कैनाल की जरूरत ही नहीं है, माउथ की जरूरत ही नहीं है। आया समझ में? बोलो। ठीक है, अब इसकी बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट ये है, इससे बोलते हैं स्कॉलेक्स, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट ये है, इससे बोलते हैं नेक, सेकंड पार्ट हुआ नेक। स्कॉलेक्स और नेक में कोई सेगमेंट आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि स्कॉलेक्स और नेक दोनों ही अनसेगमेंटेड हैं।
ये देखिए दोनों ही कई सेगमेंट दिख रहे हैं स्कॉलेक्स नेक में, बोलो। तो स्कॉलेक्स और नेक सेगमेंटेड होते हैं कि अनसेगमेंटेड? तीसरा जो पार्ट है इसे बोला जाता है स्ट्रोबिला, और ये होता है सेगमेंटेड, और सेगमेंट होते हैं 850 सेगमेंट होते हैं इसके पास। सेगमेंट्स फॉल्स टाइप के होते हैं, तो सेगमेंट का दूसरा नाम प्रोग्लोटिड्स होता है। ट्रू सेगमेंट्स को मेटामियर्स बोला था, फॉल्स सेगमेंट को प्रोग्लोटिड्स नाम देते हैं, यह मैं बता चुका हूं आपको। आया समझ में भैया? अब स्ट्रोबिला में ये सेगमेंट्स जो हैं नेक में नेक से बन के आते हैं, तो नेक को बोलेंगे साइट ऑफ सेगमेंट फॉर्मेशन, साइट ऑफ सेगमेंट फॉर्मेशन। और स्ट्रोबिलाइजेशन, सेगमेंट फॉर्मेशन को ही स्ट्रोबिलाइजेशन भी बोला जाता है। तो भैया जब नेक में सेगमेंट बन रहे हैं तो नेक में सेगमेंट होने चाहिए, लेकिन नहीं होते। नेक में बनते हैं, बन करके पीछे खिसक जाते हैं स्ट्रोबिला की तरफ। आई बात समझ में कि नहीं? अबे यहां बन रहे हैं, बन के यहीं रहते हैं कि पीछे चले जाते हैं? तो नेक खुद अनसेगमेंटेड रहता है। क्लियर है ये? और मैंने बोला था कि फॉल्स सेगमेंटेशन में सेगमेंट पूरी जिंदगी बनते रहते हैं। तो आपको पता है पीछे वाले सेगमेंट हटते रहते हैं इसकी बॉडी से, और नए नए सेगमेंट बन करके पीछे आते रहते हैं। क्लियर है ये? अब जितने भी सेगमेंट हैं इनको 3 पार्ट्स में बांट देते हैं। पहला जो है ये है इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स। अरे भाई जब तक हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर नहीं होते तब तक हम अपने आप को इमैच्योर ही तो कहते हैं। तो इनमें 1 से लेकर के 250 तक जो सेगमेंट है बेटा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते। आप बोलोगे मैच्योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्सेंट शुरुआत के 250 सेगमेंट में, तो इन्हें इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स कह दिया जाता है। उसके बाद अगला है मैच्योर प्रोग्लोटिड्स। ये देखिए मैच्योर प्रोग्लोटिड्स में कौन आता है? 250 से लेकर के 650 तक के सेगमेंट मैच्योर होते हैं, क्योंकि इनमें मैच्योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैच्योर प्रोग्लोटिड्स हो गया। अब अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर है बेटा, तो इनमें गैमीट्स भी बनते हैं। साइट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन ये है मैच्योर प्रोग्लोटिड्स। अब अगर गैमीट्स बन रहे हैं तो भाई यहां फर्टिलाइजेशन भी होगा, तो यही है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जैसे ह्यूमन के केस में फीमेल में फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होता है, लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यूट्रस में होता है, पता है ना? ऐसे इनमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा? लास्ट वाले जो प्रोग्लोटिड्स हैं इन्हें बोलते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। और ये जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स हैं इसमें आते हैं 650 से 850। यहां क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। जो फर्टिलाइज एग बने हैं ये यहां स्टोर होते हैं, और यहीं पर होता है साइट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो बताओ 650 से 850 सेगमेंट को आप ह्यूमन फीमेल के ओविडक्ट के सिमिलर बोलोगे कि यूट्रस के सिमिलर बोलोगे? क्योंकि यहां फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है? और एक नाम ध्यान रखना है, एपोलाइसिस। ये क्या होता है? अभी बोला था मैंने कि लास्ट वाले सेगमेंट इसकी बॉडी से डिटैच होते रहते हैं, बोला था ना? इस प्रोसेस को एपोलाइसिस बोलते हैं। तो इसका मतलब है
डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स फ्रॉम बॉडी, यानी बॉडी से ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स का डिटैच होना एपोलाइसिस बोला जाता है। लेकिन सेगमेंट डिटैच होते हैं तो फर्क कोई नहीं पड़ता है, क्योंकि जितने सेगमेंट डिटैच होते हैं उतने ही बन करके नेक से आगे आ जाते हैं। आगे बात समझ में? अब ये जो टीनिया सोलियम है, इसकी लाइफ देखते हैं। लाइफ साइकिल क्या है बेटा? ये भी डायजेनेटिक पैरासाइट है, तो इसकी भी लाइफ कितने होस्ट में कंप्लीट होगी? एक में कि दो में? इसका जो प्राइमरी होस्ट है ये हम ही हैं, और हमारी बॉडी में ये कहां रहता है? एलिमेंट्री कैनाल में। और एलिमेंट्री कैनाल में कहां? तो बोलेंगे इंटेस्टाइन। क्या बोलेंगे? ऑफ ह्यूमन। और जो हम खाते हैं वो जब डाइजेस्ट हो जाता है इंटेस्टाइन में, तो उसको यही यूज कर लेता है। तो जब डाइजेस्टिव फूड यही खा ले रहा है, हमें न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं, तो हमारी बॉडी में जो डिजीज हो जाएगा इसे बोलेंगे टीनिएसिस, और या फिर इसी को कह सकते हैं सिस्टिसर्कोसिस। तो टीनिएसिस या सिस्टिसर्कोसिस बीमारी होती है हमें इसके इन्फेक्शन से। इसका जो सेकेंडरी होस्ट है, ये देखिए, सेकेंडरी होस्ट जो है ये है पिग। और पिग में ये कहां रहता है? तो बोलेंगे पिग की स्केलेटन मसल्स में। पिग के किस पार्ट में रहता है ये? अब लार्वा कौन कौन से बनते हैं और लाइफ कैसे होती है? लार्वल फॉर्म देखो, तो लार्वल फॉर्म में एक है ओंकोस्फियर लार्वा, दूसरा लार्वा है, इधर देखिए, हेक्सा कैंथ लार्वा, तीसरा है ब्लैडर वॉर्म लार्वा, और चौथा है सिस्टी सर्कस लार्वा। 4 लार्वा। ओंकोस्फियर है इन्फेक्टिव फॉर पिग, यानी सेकेंडरी होस्ट, और ये है बेटा इन्फेक्टिव फॉर ह्यूमन या प्राइमरी होस्ट। अब देखो कैसे लाइफ चलती है। देखिए, मान लीजिए टीनिया सोलियम इंटेस्टाइन में रह रहा, मेरी इंटेस्टाइन में, ठीक है। मैंने जो खाया वो चीज डाइजेस्ट हुई, लेकिन बॉडी को मिलने से पहले ही इसने खा लिया। बॉडी ग्रो नहीं करेगी, इंटेस्टाइन ब्लॉक हो सकती है, स्टमक में पेन होगा। इन्हीं सभी सिम्टम्स को मिला के टीनियसिस डिजीज कह दिया जाता है। उसके बाद टीनिया हमारी इंटेस्टाइन में रिप्रोडक्शन करेगा, लार्वा बन जाएगा ओंकोस्फियर। कौन सा? जब हम अपने फीकल वेस्ट निकालेंगे एनस से, तो ओंकोस्फियर लार्वा भी बाहर निकल जाएगा। पिग फीकल वेस्ट ही खाता है, और जब पिग हमारे फीकल वेस्ट खाएगा तो ओंकोस्फियर लार्वा पिग में चला जाएगा। पिग में ये लार्वा हेक्साकैंथ में बदलेगा, फिर ब्लैडर वॉर्म में बदलेगा, और ब्लैडर वॉर्म से सिस्टिसर्कस लार्वा में बदल जाएगा, पिग के अंदर ही। अब अगर किसी ह्यूमन ने पिग के मीट को ढंग से नहीं पकाया और खा लिया, तो पिग से सिस्टिसर्कस लार्वा ह्यूमन में आ जाएगा, और ह्यूमन में ये लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके टीनिया में बदल जाएगा। टीनिया फिर से डिजीज स्टार्ट कर देगा। ये इसकी लाइफ साइकिल हो गई। आई बात समझ में? और अगर पिग के मीट को ढंग से पका के कोई खाता है, तो फिर हीट की वजह से ये लार्वा अगर है भी पिग में तो मर जाता है। मर जाएगा तो फिर हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। आगे बात समझ में बेटा? खींच लो, इतना ही है। रिप्रोडक्शन करता बहुत सारे हो जाते हैं टीनिया सोलियम। अब जैसे मान लो 10 ओंकोस्फियर ने इन्फेक्शन किया, तो 10 टीनिया बन जाएंगे, तो इंटेस्टाइन के लिए हम इनको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है भैया? आगे बात समझ? ठीक है, बस आज इतना ही है। प्लेटी हेलमंथिज कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में एसके हेलमंथिज और एनालिटा बताया जाएगा। बाय बाय।
थैंक यू। हाँ